हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने खत्म किया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आज अपन देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और खत्म करेंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पलर सीरीज। ठीक है, चलो देखिए यहां पर क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन इसका 28, 27 तक था आपका शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो 28 से होगा आपका लॉन्ग आंसर। ध्यान देना, 2 cells of voltage 10 volt and 2 volt and internal resistances 10 and 5 ohm respectively। ठीक है, यहां पर 10 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक है, इन दोनों के आपके 2 सेल्स हैं और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 10 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पॉजिटिव एंड ऑफ 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ 2 वोल्ट बैटरी इन फिगर दिस। ठीक है, फाइंड द इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर इधर देखो, आप ये बताओ, यहां पर ये रहे 2 सेल 10 वोल्ट और 2 वोल्ट, इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ऑपोजिट फैशन में। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसका इंटरनल कितना है 10 ओम और इसका कितना है 5 ओम। हमें निकालना है इसका इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब बेसिकली अपना यहां पर क्या मोटो है कि हम इसका इक्विवेलेंट सेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन निकालना है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, इसका अगर मुझे सर्किट, इसका अगर कंबाइन सेल अगर मान लूं मैं, ठीक है, तो कंबाइन सेल मैंने ये मान लिया, ये तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मान लो आपका कंबाइन सेल है और ये उसका कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मान लो आपका E है। ठीक है, और देखो ये दोनों मिलके, मेरी बात को सुनना ध्यान से, इस वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, I, मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है इस I में। ठीक है, तो यहां देखो, ये I करंट ये दोनों मिलके दे रहे हैं, मतलब वही I करंट इस अकेले को देना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये मान लो आप लोग को नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, R। क्लियर, तो मुझे निकालनी है ये E की वैल्यू और ये R की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, सुनो, अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालना चाहूं इस वाले सर्किट से, मतलब आपके नेट EMF से अगर I की वैल्यू निकालना चाहूं तो I की वैल्यू क्या आएगी, देखो, I इज इक्वल टू E अपॉन व्हाट, R प्लस स्मॉल r, होगा कि नहीं होगा ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से भी इस I की वैल्यू निकालूंगा मैं। ठीक है, और फिर ये वाला जो I होगा और ये वाला जो I की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, वहां से मिलेगा अपन को इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान देना बस, यहां पर इधर देखो, यहां पर मैं पहले KVL यूज कर रहा हूं इस वाले लूप में, इसको लूप 1 मान लो, ये वाला लूप। ठीक है, एक काम करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, A B C D E F। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, इन लूप व्हाट, A B C F A, A B C F A।
है ना। अब ध्यान देना, शुरू यहां से कर रहा हूं और मैं ऐसे क्लॉकवाइज में जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें करंट कितना है, आई है, तो हम करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो इसका वोल्टेज नेगेटिव लेंगे, माइनस आई आर। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज कर रहा हूं मैं, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी लूप में, है ना, जो टोटल वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। लेकिन किसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होगा, किसके लिए पॉजिटिव होगा, उसके लिए कन्वेंशन यूज करते हैं हम लोग। क्या होता है कन्वेंशन, कि अगर हम करंट, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन मार्क्ड है उसी के अलोंग अगर हम रोटेट, अगर हम मूव कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो उसका वोल्टेज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर, नेगेटिव में। अब देखो ऐसे आ रहे हैं हम, तो इस वाले में I2 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन हम ऐसे आ रहे हैं, तो यहां पर इसका वोल्टेज पॉजिटिव होगा, 5I2। फिर सेल में अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो, तो उसका वोल्टेज नेगेटिव लिया जाता है, और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गए, मतलब पूरा लूप कंप्लीट कर लिया हमने, तो सारे वोल्टेजेस का सम आप क्या बोल दोगे, जीरो बोल दोगे, ठीक है। अब देखो यहां से आप I2 की वैल्यू निकालो जरा, तो क्या लिख सकते हो, 5I2 इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस IR। तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR प्लस 2 अपॉन 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। क्लियर, ठीक है। अब मुझे I1 की वैल्यू भी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ I, ठीक है। अभी ध्यान आप लोग देखते जाओ बस। अब मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा वाला लूप ले रहा हूं मैं, ये बड़ा वाला लूप ले रहा हूं मैं ये भी लूप ले सकता हूं, लेकिन इसमें ज्यादा वोल्टेजेस आएंगे, लेकिन बड़े वाले लूप में कम वोल्टेजेस आएंगे, तो कम टर्म होगा आपके इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो, इन लूप व्हाट, A B C D E F A, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो शुरू यहां से कर रहे हैं अपन, और यहां पर भी हम मूव कर रहे हैं आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां से देखो माइनस IR, फिर ऐसे आए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हां यहां पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, करंट के लॉन्ग जा रहे हैं हम, माइनस 10 I1, फिर माइनस से प्लस, प्लस 10, फिर आपका वापस A पर, मतलब इक्वल टू 0। अब देखो ये 10 और ये माइनस IR यहीं पर है, इसको उधर ले जाओ, तो ये 10 I1 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 10 माइनस IR अपॉन 10 इक्वल टू व्हाट, I1। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, I1। क्लियर। नाउ अब देखो यहां पर अगर आप इस जंक्शन पे नोटिस करो, जंक्शन पे, तो ये I1 करंट एंटर कर रहा है और ये I2 करंट एग्जिट कर रहा है, और I करंट भी एग्जिट कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मैं कहां पर करता हूं, चलो यहां पर कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, एट जंक्शन F मैं क्या बोलूंगा, इनकमिंग करंट, और वो सिर्फ एक ही है I1, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I प्लस I2 ना, I प्लस I2, ये आपका था बाय KCL, किरचॉफ का करंट लॉ यूज किया मैंने, है ना। एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू मेरे पास किसके टर्म्स में है, I के टर्म्स में है, I2 की वैल्यू मेरे पास I के टर्म्स में है, उन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो अपन को कैपिटल I की वैल्यू मिल जाएगी ना, और वही हमारा मोटो है ना, क्योंकि I हमारे पास ऑलरेडी है, और यहां से भी हम निकालेंगे I की वैल्यू, दोनों को कंपेयर करेंगे और वहां से निकालेंगे इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं,
ये वैल्यूज और ये वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो I1 इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूं 3, और ये आपका था 1 और ये आपका 2। ठीक, चलो तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, I1 इक्वल टू I प्लस I2। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस IR अपॉन 10, 10 माइनस IR अपॉन 10, ये वाला I वैसा का वैसा, और I2 की वैल्यू कितनी है? IR प्लस 2/5, IR प्लस 2/5। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, ये देखो 10 माइनस IR अपॉन 10 इक्वल टू, एलसीएम लो जरा, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5, ये हो जाएगा 5I प्लस IR प्लस 2। ठीक, नाउ अब देखो यहां पर ध्यान से, ये कैंसिल हो गया 2। अब देखो 10 माइनस IR, अपना इंटेंशन यहां पर I निकालना है। ठीक है, 5I, ये काम करो 2 का इंटू करो, 2 5 10, 10I, 2 इंटू IR 2IR, और 2 इंटू 2 4। ठीक, चलो 10 माइनस 4 6, 2IR प्लस IR 3IR प्लस 10I। ठीक है, अब यहां से I कॉमन ले लो, क्या होगा? 3R प्लस 10, और ये आपका 6। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ रही है? तो I की वैल्यू आ रही है अपनी 6 अपॉन 3R प्लस 10। ठीक, ये अपनी I की वैल्यू आई है कैलकुलेट करने पर। और जब मैंने इस दोनों सेल को कंबाइन करके सिंगल सेल से रिप्लेस किया है, और वो भी उतना ही करंट दे रहा है एक्सटर्नल को जितना ये लोग मिलके दे रहे हैं, है ना? मतलब ये वाले ईएमएफ को, मतलब ये वाले करंट को और ये वाले करंट को आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो आप बताओ, ये वाला आई की वैल्यू कितनी है? ई अपॉन आर प्लस आर है। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं, आ जाओ देखो। सिंस आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर है कि नहीं? ठीक है, अगर देखो मुझे कंपेयर कराना है तो मुझे इस वाले आर को अकेला करना होगा ना, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो अकेला है ना। तो इसको अकेला कैसे करेंगे? क्या मैं यहां पर 3 का डिवाइड कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी? तो 6/3 अपॉन, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आर हो जाएगा, और ये 10/3 ना। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर मान लो आपका है 4 और ये 5। अब आप बोलोगे कंपेयर 4 एंड 5, तो आप बताओ E की वैल्यू कितनी बोलोगे? 6/3। 6/3 मतलब कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। ठीक, नाउ यहां पर देखो, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 10/3, आर इक्वल टू 10/3 ओम। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा आपका कंबाइंड सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब एक काम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है वो, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है, ठीक है, तो आपको यहां पर प्रॉपरली पूरा सॉल्व करके दिखाया मैंने, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, तो पहले एक काम करें, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, सेम आंसर आएगा उससे भी। ठीक है, ध्यान देना बस। देखो यहां पर देखो, ये दोनों ऑपोजिशन में है ना एक तरीके से। तुम ये बताओ,
इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है ना, दोनों ऑपोजिट फैशन में लगे हुए हैं ना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, अगर आप लोगों ने पैरेलल में जो सेल्स होते हैं उसका नेट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये फॉर्मूला पड़ा होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का दो सेल का इन पैरेलल। लेकिन यह फॉर्मूला कब होता है? जब आपके दोनों सेल पैरेलल में सेम फैशन में होते हैं, लाइक दिस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका, ये ऐसा सेल हो E1 और ये R1 और ये भी वैसा ही हो E2 R2। तो आपको दिख रहा है दोनों सेम फैशन में है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट फैशन में होते हैं तो यहां पर बस क्या हो जाएगा, माइनस साइन। लेकिन यहां पर प्लस ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट फैशन में होंगे तो आप क्या करोगे, इस वाले प्लस को माइनस कर दोगे, बस इतना ही कहानी है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर ध्यान से, ये दोनों ऑपोजिट फैशन में है ना, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि E1 बाय R1 ज्यादा है कि E2 बाय R2 ज्यादा है ना। मतलब 10 बाय 10 ज्यादा होगा कि 2 बाय 5 ज्यादा होगा। तो बड़ा माइनस छोटा करना होगा अपन को, ठीक है। अब देखते हैं, यहां देखो E इक्वलेंट मैं निकालने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना बस। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 10 बाय 10 कितना होगा, 1। 2 बाय 5 इज 0.4 है कि नहीं। तो आप बताओ, ये बड़ा हुआ ना, तो यहां पर हम करेंगे 10 बाय 10 माइनस 2 बाय 5, ठीक। तो ये देखो 10 बाय 10 माइनस 2 बाय 5 है कि नहीं, ठीक है। तो ईएमएफ अपॉन इंटरनल माइनस इसका ईएमएफ अपॉन इंटरनल होल अपॉन 1/10 प्लस 1/5। मतलब डिनोमिनेटर में तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऐड ही होगा, भले ऑपोजिट फैशन में हो, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या आंसर आएगा, आप बताओ। ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस 2 बाय 5, 5 एलसीएम 3 बाय 5। यहां पर एलसीएम कितना 10, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2। तो ये बताओ कितना हो गया यहां पर, 3 बाय 5 अपॉन 3 बाय 10, ये कैंसल। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 10 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट है कि नहीं। तो आप बताओ, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया है वो 2 वोल्ट आया है, और हमारा आंसर था ना 2 वोल्ट, ये देखो है ना, ठीक है। अब बताओ, इसका जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो ना यार, सिंपल सा। आप बताओ 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना जानते हो ना आप लोग। देखो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, मतलब 1/5 प्लस 1/10। तो आप बताओ एलसीएम कितना 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 10। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 बाय 10, तो उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 बाय 3 ओम, सीधा आ गया ये, है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका देखो आंसर है कि 10 बाय 3 है ना, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ना। लेकिन यहां पर अपन को ये लॉन्ग आंसर में दिया हुआ है, इसलिए प्रॉपरली मैंने आप लोग को सॉल्व करके बताया था, ठीक है। तो इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर देखो 29 में क्या बोल रहा है, अ रूम हैज AC रन फॉर 5 hours a day
एट अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। द वायरिंग ऑफ द रूम कंसिस्ट ऑफ कॉपर ऑफ 1 मिलीमीटर रेडियस एंड लेंथ ऑफ 10 मीटर, ठीक है। पावर कंजप्शन पर डे इज 10 कमर्शियल यूनिट, मतलब 10 किलोवाट आवर, ठीक है, ओके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट गोज इन द जूल हीटिंग इन वायर्स, मतलब वो जो एनर्जी कंजप्शन है उसका कितना फ्रैक्शन हीट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, थ्रू वायर्स। व्हाट वुड हैपन इफ द वायरिंग इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ सेम डायमेंशन, क्या होगा अगर वहां पर वो जो वायरिंग है वो कॉपर की जगह अगर एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। और यहां पर दोनों का रेजिस्टिविटी अपन को गिवन है, कॉपर और एल्यूमिनियम का, ठीक है। अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर बिल्कुल स्टेप वाइज आप देखते जाओ। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो एसी है वो डेली 5 घंटे आप उसको रन करा रहे हो 220 वोल्ट पे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं कि उस एसी का पावर कितना होगा, ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा, जरा सोचो। एक दिन में आपका कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 10 किलोवाट आवर ना, दिया हुआ अपन को, ठीक है। और अगर मैं एसी का निकालना चाहूं पावर कंजप्शन एक दिन का, तो वो कैसे निकालूंगा, ध्यान देना, इधर देखो। मैं निकाल रहा हूं यहां पर, लेट P बी द पावर ऑफ एसी, ठीक है। अब ध्यान देना, P वॉट है, ये वॉट मतलब अपन ने SI में माना यहां पर, ठीक है। अब ध्यान देना, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एसी इन 1 डे, तो वो होगा आपका पावर इनटू टाइम ना। और एक दिन में कितना घंटे उसको रन कर रहे हैं, 5 घंटे, ठीक है। तो आप बताओ P इंटू 5 आवर्स, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहां पर हम जूल में निकालें, तो जूल में निकालना है मतलब SI में निकालना है, ठीक है। तो वहां पर आपका जो टाइम होना चाहिए वो SI में होना चाहिए, मतलब उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, ऐसे क्लियर। तो ये जो भी आएगा वो इतना जूल आएगा, ठीक है। अब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इन 1 डे ऑलरेडी गिवन है अपन को, ठीक है। तो उस एनर्जी कंज्यूम को हम इस वाले एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, सिंस एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इज ऑलरेडी गिवन कितना आपका 10 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर, लेकिन हम एनर्जी निकाल रहे हैं जूल में, तो किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको इनटू कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से, तो ये भी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर में आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक, क्लियर। चलो ओके, अब हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को और इस एनर्जी को इक्वेट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर 10 इंटू 3.6, इतना लाइट क्यों लिख रहा है ये, इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू व्हाट, P इंटू 5 इंटू 3600, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये पॉइंट आप यहां पर 10 इंटू कर दो, 36 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू व्हाट, ये P इंटू 5 इंटू 3600, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 10, ओके। अब ध्यान देना यहां पर, ये आपका 10 कैंसिल हो गया यहां पर, ये देखो सॉरी 100, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखो ये 100 कैंसिल हो गया यहां पर, तो 10 की पावर 4 इक्वल टू 5p। तो आप बताओ
ये 10,000 होता है, 10,000 बाय 5 इज 2,000 ना, तो ये आपका 2,000 वॉट आ गया एसी का पावर। ठीक, तो एसी का पावर आ गया 2,000 वॉट, है ना। ठीक है, अब मैं यहां पर निकालूंगा पावर लॉस ऑफ कॉपर वायर। ठीक है कि नहीं है, मतलब पावर लॉस ऑफ कॉपर वायर का मतलब कितना हीट डेवलप करेगा पर सेकेंड, वो निकालना है अपन को। ठीक है, अभी ध्यान देना, पावर लॉस, ठीक है, आपको यह चीज पता है ना, किसी का अगर जो पावर होगा उसी को हम एनर्जी बोल सकते हैं पर सेकेंड वाला, है कि नहीं। तुम ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि E इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है कि नहीं, तो आप बताओ T को अगर मैं रखूं 1 सेकेंड तो P और E आपका बराबर हो जाएगा ना। तो पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, है कि नहीं। ठीक है, अभी ध्यान देना, पावर लॉस इन कॉपर, ये देखो, ये होगा आपका I स्क्वायर R, जिसमें आपका R क्या होगा, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये I क्या है, जो उस एसी में करंट गया है, अपन को पहले करंट निकालना पड़ेगा ना, है ना। ठीक है, तो जो एसी में करंट गया है वही आपका करंट उस वायर के थ्रू गया है। ठीक है, तो पहले अपन करंट निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के बाद करते हैं। इधर देखो, आप बताओ, पहले मैं निकाल रहा हूं करंट, ठीक है, ड्रॉन बाय द एसी थ्रू वायर। तो आप बताओ P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है कि नहीं। तो ये आपका 2000, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट इंटू आई, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, अब बताओ यहां पर 200/22, तो अगर 2 से और कैंसिल करें तो 100/11 आएगा ना, है कि नहीं, 100/11 एम्पियर। अब बताओ, देख के 100/11 मतलब 9 पॉइंट कितना आएगा, 100/11 मतलब 9.10, मतलब आपका 9.0 समथिंग आएगा। तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैं 9 एम्पियर मान लूं क्या, है ना, कि 9 एम्पियर के आसपास करंट फ्लो कर रहा है उस एसी में थ्रू वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर नेक्स्ट पेज में आते हैं अपन। देखो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, सिंस पावर लॉस बाय वायर, क्या ये होगा आपका I स्क्वायर R। ठीक है, I कितना निकाला अपन ने, 9 का स्क्वायर, R को लिख सकते हैं क्या, रो ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये 9 का स्क्वायर 81 और रो ऑफ कॉपर कितना है 1.7 10 की पावर -8, 1.7 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, इंटू L कितना आपका 10 मीटर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर पाई इंटू पाई लिख लेता हूं वैल्यू में 22/7 इंटू R स्क्वायर, रेडियस है 1 मिलीमीटर, मतलब कितना मीटर, 10 की पावर -3 मीटर, तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहां पर 81, ये 7 ऊपर इंटू हो जाएगा 1.7 इंटू 7 अपॉन 22। अब देखो 10 की पावर -8, 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और ये 10। एक काम करो, ये 10 इसको दे दो, 81 इंटू 17 इंटू 7, ठीक है, अपॉन 22, ठीक है, इंटू 10 की पावर -2, है ना।
ये इतना आएगा आपका यहां पर क्या, पावर लॉस, मतलब ये इतना वॉट आएगा ना। और इसको भी हम बोल सकते हैं ना, ये जो पावर लॉस बाय वायर है वॉट में, इसको हम बोल सकते हैं ना इतना जूल पर सेकेंड, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड का एनर्जी होता है वो जो उसका पावर होगा, ठीक है। तो अब बताओ यहां पर therefore energy in 1 second is equal to this value ना, है कि नहीं? ठीक है, ये काम करो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। आप सीधे इसको मान सकते हो, इसी को बोल सकते हो कि 81 इंटू 17 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10 की पावर -2 जूल पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा था, कितना फ्रैक्शन आपका हीट, आपका कन्वर्ट, कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी आपका हीट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप बताओ टोटल एनर्जी कंज्यूम जो आया था बाय द एसी वो कितना था, 2000 वॉट ना, ये देखो 2000 वॉट। तो इसको हम बोल सकते हैं ना, इसी को बोल सकते हैं ना 2000 जूल पर सेकेंड, हाँ है ना, बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा हम लोग, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनो, कितना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, ये देखो यहां पर देखो ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ हीट, ये होगा आपका कितना, ये इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 81 इंटू 17 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2000 ना, ठीक है कि नहीं है। मतलब ये कितना फ्रैक्शन है टोटल का, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ना टोटल से, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। आओ बताओ कितना होगा फ्रैक्शन, देखते हैं यहां पर 81 इंटू 17 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू आपका ये 2000 10 की पावर -2, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आपका 81 इंटू 17 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2 कितना 44 इंटू 10 की पावर -2 है ये, ठीक है। और ये 10 की पावर 3 ऊपर गया, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5 हो गया ये, ठीक है। अब देखो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं 44 से। चलो भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं मैं, ध्यान देना यहां पर 81 इंटू 17 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44, 219.06 219.06 इंटू 10 की पावर -5, ये आया कि कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट है ना वहां पर कन्वर्ट हुआ है वायर में, ठीक है। अब अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इस फ्रैक्शन को इनटू करूंगा ना 100 से। तो आप बताओ यहां पर देखो नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ हीट थ्रू वायर कितना होगा आपका 219.06 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू करेंगे अपन 100 ना। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा 219.06 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो आप बताओ देख के यहां पर -3 इंटू करोगे तो ये आएगा क्या 0.219% के आसपास, है कि नहीं, ठीक है। तो 0.219 मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली अपन 0.2% ले लें क्या,
मतलब 0.2% का यहां पर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब उसमें एक और सवाल था ना कि अगर कॉपर वायर को अगर अपन एल्यूमिनियम वायर से कन्वर्ट कर दें, मतलब रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं कि कितना हीट लॉस होगा थ्रू एल्यूमिनियम वायर। तो उसके लिए अपन को पहले निकालना होगा पावर लॉस। पहले मैं लिख देता हूं, इफ वायर इज ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, देन आपका पावर लॉस, मैं इकट्ठा काम कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान देना बस। फ्रैक्शन ऑफ हीट डेवलप्ड, ठीक है, बाय एल्यूमिनियम वायर, क्या होगा आपका पावर लॉस ऑफ एल्यूमिनियम वायर अपॉन टोटल पावर 2000। ठीक है, तो आप बताओ वो होगा आपका I² R ना ऑफ एल्यूमिनियम, ये R एल्यूमिनियम का होगा अपॉन 2000 ना। ठीक है, अब बताओ I की वैल्यू कितनी है, 9 एम्पियर, ठीक है, 9 के आसपास, तो 9 का स्क्वायर इनटू ये लेंगे हम किसका, एल्यूमिनियम का लेंगे, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर सेम रहेगा एज कॉपर, क्योंकि कॉपर वायर जितना लंबा था उतना ही वायर आपने एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसका रेडियस भी वही रहना चाहिए, सिर्फ मटेरियल चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 22/7 इंटू आर, आर कितना 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 2000। ठीक है, अब देखो यहां पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं अपन, यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, तो फ्रैक्शन ऑफ हीट, फ्रैक्शन ऑफ हीट, क्या हो रहा है ये, फ्रैक्शन ऑफ हीट हीट इक्वल टू हीट इक्वल टू, देखो यहां पर 9 का स्क्वायर कितना 81, 81, ठीक है, इनटू एल्यूमिनियम की कितनी होगी रेजिस्टिविटी 2.7 10⁻⁻8, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इंटू 10 अपॉन, ये देखो 7 ऊपर इंटू होगा, चलो ठीक है, अभी वैसे छोड़ रहा हूं मैं, 2000 इंटू 22/7, ये 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 81 इसका 10 इसको दे दो इंटू 27, ये 7 ऊपर आ गया इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 44। अब मैं 10 की पावर के साथ काम करूंगा, -8 और +6 -2, और ये ऊपर गया -5, 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसको इंटू करके डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 81 इंटू 27 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44, 347.93, 347.93 इंटू 10⁻⁻5। अब इसका परसेंटेज कितना होगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, परसेंटेज हीट लॉस होगा 347.93 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻², 100 बता 10⁻²। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3, फिर पॉइंट को यहां ले आओ,
0.347%। तो 0.347 मतलब 0.35 मान लें, ठीक है। तो आपका 0.35% के आसपास होगा, ये है कि नहीं। मतलब यहां पर अगर एल्यूमिनियम वायर से रिप्लेस करते हैं कॉपर वायर को, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम से रिप्लेस करते हैं अगर कॉपर को, तो वहां पर ज्यादा हीट लॉस होगा। तो उसने बोला व्हाट वुड हैपन, ठीक है। सो आप बोलोगे देयर विल बी मोर हीट लॉस, ठीक है। तो यहां पर आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे ये मैं आपको आखिरी में आंसर दे रहा हूं, तो आप बोलेंगे देयर फोर देयर विल बी मोर हीट लॉस, मोर हीट लॉस, ये कहानी होगी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। तो एक काम करें आप लोग, पहले हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो ध्यान से, यहां पर बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट विथ अ पोटेंशियोमीटर VB इक्वल टू 10 वोल्ट। VB मतलब इसका वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। ये है आपका 10 वोल्ट, ठीक। R इज एडजस्टेड टू बी 50 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना एडजस्ट किया, 50 ओम, ठीक है। अ स्टूडेंट वांटिंग टू मेजर वोल्टेज E1, यहां पर देखो दो सेल हैं, ये E1 ये E2, तो E1 का वोल्टेज मेजर करना चाह रहा है ऑफ अ बैटरी अप्रॉक्स 8 वोल्ट, है ना, जिसका अप्रॉक्स वोल्टेज 8 वोल्ट गिवन है। फाइंड्स नो नल पॉइंट पॉसिबल, ठीक है। मतलब यहां से जब 50 ओम दिया उसने, तो उसको कहीं पर भी नल पॉइंट नहीं मिला, ठीक है। तो अगर नल पॉइंट नहीं मिला है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है इस E1 के EMF से, है ना। आपका वो पोटेंशियोमीटर तभी पोटेंशियल मेजर कर सकता है एक्सटर्नल वाले सेल का, जब उस पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, सेल के वोल्टेज से। तो अभी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल पा रहा, मतलब वहां पर क्या कहानी है कि पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ठीक है, ओके। अब वो बोल रहा है ही देन डिमिनिशेस R to 10 ohm and is able to locate the null point on the last fourth segment of the potentiometer। फिर उसने क्या किया, नल डिफ्लेक्शन लाने के लिए यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसको कम किया, इसको 10 ओम कर दिया उसने, है ना। तब जाके उसको नल डिफ्लेक्शन कहां मिला, चौथे सेगमेंट पे मिला। ये देखो, ये पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट है। यहां पर कहीं पर उसको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला, है ना। तो देखो रेजिस्टेंस कम किया ना उसने, तो वहां पर करंट की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो करंट की वैल्यू बढ़ी होगी तो पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू करंट बढ़ी होगी, और पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू अगर करंट बढ़ी होगी तो वहां पर उसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया होगा ना 8 वोल्ट से, तभी वहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आया है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द वायर इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस का मतलब जब 10 ओम रेजिस्टेंस लगाया उस समय पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना होगा वो बताना है अपन को। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए बोल रहा है वो, है कि नहीं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, तुम देखो यहां से लेके यहां तक आपका पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ठीक है, यहां तक है आपका, ये आपका 4 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर है, 4 वायर वाला, ठीक है। अब ध्यान देना,
इसको आप बोल दो पॉइंट डी। ठीक है, अब देखो वो ये बोल रहा है कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम मान लेते हैं, लेट R dash be the resistance of potentiometer wire. Potentiometer wire. ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर पोटेंशियोमीटर वायर का मैंने कितना मान लिया, रेजिस्टेंस R डैश मान लिया। अब बताओ, ये देखो, ये आपका एक सर्किट है, ये देखो ये पूरा सर्किट है ना। आप बताओ इस सर्किट में कितना करंट होगा, पहले वो बताओ। तो अगर आपको निकालना है, मान लो ये करंट I डिलीवर कर रहा है, ठीक, पोटेंशियोमीटर वायर में, है ना। ये आपका प्राइमरी सर्किट कहलाता है। तो प्राइमरी सर्किट कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है उस पोटेंशियोमीटर वायर में। तो कितना करंट प्रोवाइड करेगा, तो देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू वोल्टेज दैट इज 10 अपॉन रेजिस्टेंस। मैं ले रहा हूं पहला केस जब यहां पर 50 ओम था। तो आप बताओ 50 ओम प्लस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस ना, वो होगा ना पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। देखो ये 50 ओम और ये सीरीज में होंगे ना, ठीक। तो यहां पर 10 अपॉन 50 प्लस R डैश, ये करंट फ्लो करेगा ना पहले केस में, ठीक है, इन केस 1, ठीक है। अब बताओ अगर इतना करंट फ्लो करेगा तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा था ना, ठीक है। तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा था, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 8 वोल्ट से कम होगा, इसीलिए नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आप यहां पर बोलेंगे, ध्यान देना, इधर देखो, सिंस वी कांट गेट null deflection point, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट अपन को नहीं मिला, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस AB इज लेस देन 8 वोल्ट। AB मतलब यहां पर AB नहीं होगा, AD होगा, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा AD। इसको अपन एक काम करते हैं, ये आपका AD है, ठीक है। अब देखो AD के क्रॉस अगर अपन को वोल्टेज चाहिए तो वो होगा करंट इनटू पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस इज लेस देन 8, ठीक है। I की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने अभी, 10 अपॉन 50 प्लस R डैश, और ये वाला R डैश तो वैसा का वैसा लेस देन 8। अब बताओ 10 R डैश लेस देन, ये हो गया आपका 400 और ये आपका 8 R डैश। तो 10 R डैश माइनस 8 R डैश 2 R डैश लेस देन 400। तो यहां पर R डैश की वैल्यू 200 से कम होगी ना, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली नहीं मिला हमें, लेकिन हमें यह पता चल गया कि उसका रेजिस्टेंस 200 ओम से कम होगा, ठीक। चलो अब देखो यहां पर केस 2 में, इन केस 2 जब वहां पर 50 ओम को कम करके 10 ओम कर दिया, है ना, उस केस में कितना हो जाएगा करंट, कितना करंट फ्लो करेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज टू 10 ओम, तब आपका करंट कितना होगा, तो ये हो गया I इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस R डैश। पहले अपन क्या कर रहे थे, 50 प्लस R डैश,
है ना। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था 50 प्लस आर डैश, लेकिन अब वहां पर 50 का क्या हो गया 10 हो गया है, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ अब आप बोलोगे इस केस में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा था ना, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सिंस we get null deflection point therefore potential across AD is greater than 8 ना, 8 से बड़ा था मतलब ये, ठीक है। तो आप बताओ VAD क्या होगा आपका I इंटू आर डैश। अब आपका जो I इंटू आर डैश होगा उसमें I कितना होगा 10 अपॉन 10 प्लस आर डैश इंटू आर डैश ग्रेटर देन 8। तो ये हो जाएगा 10 आर डैश ग्रेटर देन 80 प्लस 8 आर डैश। तो आप बताओ 10 आर डैश माइनस 8 आर डैश, ये हो जाएगा 2 आर डैश, ठीक है। तो आप बताओ कितना हो जाएगा यहां पर 2 आर डैश ग्रेटर देन 80। तो यहां पर आर डैश की वैल्यू आपकी 40 आएगी, ठीक है। मतलब आर डैश की वैल्यू 40 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां देखो, यहां बोल रहा है कि आर डैश की वैल्यू 200 से कम होना चाहिए और ये बोल रहा है कि 40 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अभी तक लग रहा है कि 40 से लेके 200 के बीच में होना चाहिए, है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा रेंज नहीं है कि नहीं। तो अपन थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं और अपने रेंज को शॉर्ट करते हैं, है कि नहीं। क्योंकि यहां पर अपन को पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन एक रेंज मिलेगा, लेकिन रेंज थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये बताओ, उसने बोला ना कि जब 10 ओम कनेक्ट किया उसने तो वहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला, लेकिन वो कहां मिला, चौथे वाले सेगमेंट पे मिला। मतलब तीसरे सेगमेंट तक उसको कोई भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। आओ जरा डायग्राम देखो, ये देखो, जब यहां पर 10 ओम कनेक्ट किया तो यहां पर नल डिफ्लेक्शन मिला उसको। मतलब ना यहां मिला, ना यहां मिला, ना यहां मिला। मतलब यहां तक देखा जाए तो नो डिफ्लेक्शन, मतलब कोई यहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिला। इसका मतलब यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अभी भी 8 वोल्ट से कम होगा। भाई पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है 8 वोल्ट से ज्यादा आया, क्योंकि यहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया अपन को। यहां तक नहीं मिला था तीसरे सेगमेंट तक, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अभी भी 8 वोल्ट से कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस वी कैन नॉट गेट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट टिल थर्ड सेगमेंट, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस व्हाट ए एंड ई मान लो, या ई वाला लगता है कि ईएमएफ है, इसको एक काम करो एम मान लो। तो वोल्टेज अक्रॉस ए एम इज लेस देन 8 ना, हम बोलेंगे ना सब, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो, सिंस वी कैनॉट गेट नल डिफ्लेक्शन टिल थर्ड सेगमेंट, therefore हम क्या बोलेंगे, therefore potential difference across AM is less than 8 ना, तभी वहां तक कोई नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा था अपन को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, AM के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो करंट तो हम निकाल चुके हैं I इनटू रेजिस्टेंस, हम सिर्फ 3 सेगमेंट्स का लेंगे ना हम लोग, कंप्लीट रेजिस्टेंस नहीं लेंगे ना हम लोग। तो आप बताओ, यहां पर टोटल वायर का रेजिस्टेंस आपने R डैश माना हुआ है, तो उसका 3 सेगमेंट का मतलब 4 सेगमेंट का
रेजिस्टेंस आर डैश है, तो 3 सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा? होगा आपका क्या? 3/4 ऑफ आर डैश। भाई 3/4 हो गया ना आपका रेजिस्टेंस। 3 सेगमेंट का रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा? पूरे का 3/4 है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? भाई 2 सेगमेंट का होगा हाफ, तो 3 सेगमेंट का क्या होगा? 3/4 ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो ये बताओ, इनटू 3/4 ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ना, दैट इज आर डैश इज लेस देन 8। अब देखो आई की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने अभी? 10/10 प्लस आर डैश, ठीक है, इंटू 3/4 इंटू आर डैश लेस देन 8, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 30 आर डैश, 4 ऊपर इंटू कर दो, ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 आर डैश लेस देन 320 प्लस 32 आर डैश, ठीक है। ये हो जाएगा -2 आर डैश लेस देन 320 या माइनस आर डैश लेस देन 160। तो अगर मैं यहां पर माइनस साइन हटाऊंगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर आप बोल सकते हो देयरफॉर आर डैश इज ग्रेटर देन 160 ओम, है कि नहीं? मतलब आर डैश की वैल्यू माइनस आर डैश की वैल्यू लेस देन 160, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी अगर ये माइनस साइन हटा दोगे, है ना? ऐसा होता है मैथ्स में, ठीक है। तो आप बताओ आर डैश इज ग्रेटर देन 160 ओम, है ना? और ये बताओ ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, तो अपन को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू 160 ओम से ज्यादा होना चाहिए, और अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है ना कि आर डैश की वैल्यू 200 से कम होना चाहिए। तो आप बताओ, एक बोल रहा है 160 से ज्यादा होना चाहिए और एक बोल रहा है कि आपका 200 से कम होना चाहिए, मतलब 160 और 200 के बीच में होगा ना आपका रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा रेंज छोटा आ गया ना, ठीक है। देयरफॉर आपका जो आर डैश है वो 160 से ज्यादा होना चाहिए और 200 से कम होना चाहिए। ये होगा आपका रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी आपको। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अपन को यहां पर निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है अपन को, ठीक है। चलो ध्यान देना बस आप लोग, यहां पर इधर देखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। एक बात बताओ, जरा ध्यान देना, मान लेते हैं कि आपका स्मॉल के है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। मतलब पर यूनिट लेंथ जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका है कितना? के, ठीक है। तो आप बताओ इस पूरे 3 सेगमेंट का अगर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो होगा ना आपका 3 इंटू के, ठीक है। आप बताओ यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के है, तो 3 मीटर लेंथ का कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 3 के होगा ना, है कि नहीं? ठीक है। तो आप बताओ, देख के यहां पर मैं बोलूंगा लेट के बी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक। चलो तो आप बताओ, देख के यहां पर, सिंस वोल्टेज अक्रॉस ए एम आपका लेस देन 8 था कि नहीं था? ये देखो लिखा होगा मैंने कहीं पर, ये रहा, ठीक है। अब बताओ इस बार मैं ए एम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग तरीके से निकालूंगा। देखो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के है, तो 3 मीटर लेंथ का कितना होगा? 3 के, तो 3 के इज लेस देन 8, तो के इज लेस देन 8/3 होगा कि नहीं होगा? ये तो एक रेंज ये मिला अपन को, ठीक है। अब बताओ यहां पर आपका जो फोर्थ जो वायर है, 4th सेगमेंट, वहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला था ना, ठीक है। इसका मतलब ये देखो,
यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो 8 वोल्ट से ज्यादा होगा ना, तभी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पर मिला है। ठीक है, तो आप बताओ, देख के यहां पर सिंस वोल्टेज अक्रॉस एडी, ये तो ग्रेटर देन 8 होगा ना, और वोल्टेज अक्रॉस एडी का मतलब पूरे 4 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप बताओ पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, के, तो पूरे 4 मीटर का कितना होगा, 4k। तो आप बताओ 4k इज ग्रेटर देन 8, मतलब k इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो आपका k की वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए और 8/3 से कम होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप देखो 8/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.666 होगा आपका, तो 2.66 से कम और 2 से ज्यादा, है कि नहीं। देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि आपका क्या होना चाहिए, 8/3 से कम मतलब 2.66 से कम और 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर आपको रेंज समझ में आ रही है। देखो 8/3 से कम मतलब 2.6666 से कम, है ना, और ये बोलता है कि k की वैल्यू 2 से ज्यादा। ठीक, तो अब बताओ अगर मैं रखता हूं यहां पर, मान लो अगर मैं मान लो रखता हूं मैंने बोला 2.5 समथिंग रखता हूं अगर मैं यहां पर, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। यहां पर एक बार एक काम करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, ये आपका 2 मान लो और ये आपका 2.66 बोलो। तो अब क्या है, ये कहता है कि 2.66 से कम होना चाहिए, ये कहता है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर दोनों का कहना मानना है तो आपका जो k होना चाहिए वो 2 से बड़ा और आपका 2.66 से छोटा, मतलब 2 और 2.66 इनके बीच में ही लाई करेगा ना, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का रेंज। तो यहां पर k की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी और ना ही यहां पर रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर की एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी, एक रेंज मिलेगी अपन को। ठीक है, ओके, तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब अपन देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। हां, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 31, इसमें क्या बोल रहा है वो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना। कंसिडर सर्किट इन फिगर, हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ नो करंट टू द स्टेट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आपको मालूम है ना कि जो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन्स वो काइनेटिक एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो उसने बोला हाउ मच एनर्जी एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपन को निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो सुनो, यहां पर अगर अपन पहले ए की बात करें तो अपन को निकालना है एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू, या पहले ले देता हूं मैं आपको यहां पर, एब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो ये देखो हाफ mv², और v मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर ना। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये अगर आप लेते हो एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, तो आप बताओ
ये जो हाफ MeVd² है, ये एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आएगा ना। अपन को निकालनी है टोटल काइनेटिक एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स ने कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया है। तो ये एक का है, इसको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम हो जाएगा। तो यहां देखो, ध्यान सुनो, आगे क्या गिवन है, ये देखो गिवन में है अपने को n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिया हुआ है। ये है आपका यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको अगर पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो अपन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा ना। ठीक है, तो आप बताओ n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक, चलो, तो यहां से मिलेगा अपन को क्या, टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। करें कैलकुलेट, ठीक है। अब ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पर अपन एक काम करते हैं, ये जो गिवन है ना इसको अपन पढ़ते हैं। n दिया हुआ है अपन को, लेंथ ऑफ सर्किट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब एक तरीके से कंडक्टर का लेंथ दे दिया, और क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है अपन को। तो आप बताओ एरिया इंटू लेंथ होता है ना वॉल्यूम। ठीक है, चलो, तो अब अपन यहां पर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड थोड़ा सा बस कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन थोड़ा स्मार्टली करेंगे अपन, है ना। हाफ इंटू m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू n इंटू वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू लेंथ ना। ठीक, चलो, अब प्रॉब्लम यह है कि अपन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता नहीं है, तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आओ देखो ध्यान से, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन मालूम है ना आपको, I इक्वल टू NEAVD होता है कि नहीं है। ठीक है, अब बताओ I की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, देखो कैसे, वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो 6/6, आप बताओ 6/6 इक्वल टू NEAVD। तो यहां से VD की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 हो जाएगा, 1/NEA इक्वल टू VD ना। ठीक, अब ये VD की वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं अपन, तो देखो फ्रॉम 1 एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू VD का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, n स्क्वायर E स्क्वायर VD स्क्वायर, ठीक, सॉरी A स्क्वायर, है ना। यहां पर VD की वैल्यू ये पुट कर दिया मैंने, सबका स्क्वायर हो गया, और इनटू में n इंटू A इंटू L, वैसा का वैसा। तो आप बताओ, एक A कैंसिल, एक n कैंसिल, तो क्या आएगा आपका यहां पर, ध्यान दें, ये होगा 9 इंटू 10 की पावर -31, थोड़ा केयरफुली करना होगा, इंटू ऊपर क्या है, लेंथ दिया था 10 सेंटीमीटर ना, यस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये कितना है 10 की पावर 29, 10 की पावर 29, और E स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, इंटू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो उसको कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में, 10 की पावर -6 इंटू करना होगा, तो 10 की पावर -6, ठीक, ये हो गया एरिया। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, देखो ध्यान से, यहां ध्यान देना, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड
इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, 9 इंटू, ये देखो -31 -2 -33 और +1 -32, -32 अपॉन 10 की पावर 29, ठीक है। उसके बाद आपका कितना 1.6 का स्क्वायर, अब देखो 10 की पावर -38 और -6, तो -38 और -6 ये होगा आपका -44, 10 की पावर -44, ठीक। चलो अब देखो यहां पर 9 इंटू 10 की पावर -32 एज इट इज, अपॉन देखते हैं, ये देखो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर व्हाट, -44 और +29 कितना हो जाएगा, 30 और 14, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -15, ठीक है, -15, ठीक। अब देखो यहां पर 9 अपॉन 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर व्हाट, -32 और ये +15, ये आएगा -17, ठीक है। इतना जूल एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के, है कि नहीं। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो कर लेते हैं, और 9 इसका पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 100 आ जाएगा, अपॉन 16 इंटू 16, ठीक है, इंटू 10 की पावर -17, ये हो गया आपका 425, ठीक है। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 9 इंटू 25, तो 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 225, अपॉन 4 इंटू 16, ये हो जाएगा 64, ठीक, इंटू 10 की पावर -17, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो आई थिंक ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 225 डिवाइडेड बाय 64, 3.51 के आसपास, तो 3.51 10 की पावर -17 जूल, इतना एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। ये तो आ गया आपका पहला पार्ट का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है वो, आओ देखो ध्यान से यहां पर। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका बी पार्ट, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गिव अप एनर्जी एट द रेट ऑफ I²R पर सेकेंड टू द थर्मल एनर्जी, व्हाट टाइम स्केल वुड वन एसोसिएट विथ एनर्जी इन प्रॉब्लम ए वेयर n इक्वल टू, ये तो डेटा है, ठीक है। मालूम आपको क्या होता है, अगर आप लोगों ने हीट वाला लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, है ना, आपको वहां पर सब कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर वो डिलीवर भी कर देते हैं इनटू हीट एनर्जी। तो आप बताओ कितना एब्जॉर्ब किया, ये तो अपन को पता है ना, निकाल लिया अपन ने। अब वो डिलीवर करेगा हीट एनर्जी में, तो कितना टाइम लगेगा उसको डिलीवर करने में, वो निकालना है। और यहां पर क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में इतना एनर्जी डिलीवर करता है वो I²R, ठीक है। तो 1 सेकेंड में I²R एनर्जी डिलीवर करता है कि नहीं, तो उतना एनर्जी कितने सेकेंड में डिलीवर करेगा, ठीक है। आओ देखते हैं, यहां पर ध्यान देना, बी पार्ट का आंसर देखो, सिंस I²R एनर्जी deliver in 1 सेकेंड, तो आप बताओ therefore आपका कितना एनर्जी, इतना एनर्जी 3.51 10 की पावर -7, therefore 3.51 इंटू 10 की पावर -17
जूल ऑफ एनर्जी डिलीवर इन 1 अपॉन I square R into this ना 3.51 10 की पावर वॉट -17 है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ, देख के यहां पर ये बताओ 1 अपॉन I की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर 1 है, और रेजिस्टेंस कितना है यहां पर? 6 ओम। तो ये आपका 6 ओम इंटू 3.51 इंटू 10 की पावर -17। ठीक, तो आप बताओ कितना आएगा? 6। तो 3.51 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -17 सेकेंड। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा ये? 3.51। अगर एक काम करते हैं, मैं डिवाइड करता हूं, चलो यहीं से कर ले क्या? ये देखो 6 0 पॉइंट कितना आएगा ये आएगा 0.5, ठीक है 30, फिर आपका कितना होगा 51, तो 0.58 मतलब 0.6 इंटू 10 की पावर -17 सेकेंड ना, मतलब इतना सेकेंड के आसपास लगेगा पूरा डिलीवर करने में। मतलब तुम देख रहे हो कितना जल्दी डिलीवर करेगा, है कि नहीं? ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि I स्क्वायर R वो डिलीवर करता है किसमें? आपका हीट में, है ना? मतलब I स्क्वायर R 1 सेकेंड में डिलीवर कर रहा है, तो आपका ये जो पूरा एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया है उसको डिलीवर करने में कितना समय लगेगा? तो यूनिटरी मेथड, है ना? तो I स्क्वायर R इन 1 सेकेंड, तो उतना एनर्जी कितने सेकेंड में? तो I स्क्वायर R को पहले डिवाइड किया और फिर जितना डिलीवर करना उसको मल्टीप्लाई किया, काम हो गया। ठीक, चलो, तो ये आपका हो गया आंसर। मतलब यहां पर अपना ये जो लॉन्ग आंसर है वो खत्म होता है। तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर जैसे ही आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, सपोज करो कि आपको 12th फिजिक्स का एग्जाम्पलर पढ़ना है, आपने उसको क्लिक किया वॉच नाउ पे, जैसे ही क्लिक करोगे चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी आपको, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको क्लिक करें, ऐसा वीडियो सामने आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, है ना, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।